रिंकू 25 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। उनकी एक छोटी बहन है जागृति, 19 साल की हैं वो। जागृति को कई सालों से ट्रिकोटिलोमेनिया नाम का एक डिसऑर्डर है। अब क्या होता है ट्रिकोटिलोमेनिया? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने खुद के बाल नोचता रहता है, और नोचने का मतलब है उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। ये सिर के बाल हो सकते हैं, पलकें हो सकती हैं, भवों के बाल हो सकते हैं। जागृति जिन्हें ये डिसऑर्डर है, उनका इलाज कई सालों से चल रहा है और वो काफ़ी बेहतर भी हैं अब। रिंकू चाहते हैं कि वो अपने शो पर सेहत पर इस डिसऑर्डर के बारे में बात करें, लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, अगर किसी को ये डिसऑर्डर है तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है। वैसे आप लोगों ने एमी शूमर का नाम सुना होगा। हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि वो भी ट्रिकोटिलोमेनिया से ग्रसित हैं। वो इसके बारे में खुलकर अब बात करना चाहती हैं ताकि और लोग भी जो इससे ग्रसित हैं उन्हें हिम्मत मिल सके। दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस डिसऑर्डर से जूझते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को सही मदद नहीं मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रिकोटिलोमेनिया नाम के इस डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जानकारी हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिसऑर्डर किसको होता है और क्यों होता है। ट्राइकोटिलोमेनिया या फिर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। इसमें इंसान को बार बार हेयर पुलिंग या फिर बाल को खींच के निकालने की इम्पल्स होती है। ये डिसऑर्डर किसी भी इंसान में हो सकता है, मेल्स में या फिर फीमेल्स में। इस डिसऑर्डर में ऐसा भी महसूस होता है कि हमें ये बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए, बट क्योंकि घबराहट इतनी बढ़ जाती है वो बिहेवियर अवॉइड नहीं हो पाता है। उसकी वजह से बॉल्ड स्पॉट्स हो सकते हैं, या तो आपके सर पे या किसी भी और बॉडी पार्ट पे। इस डिसऑर्डर से इतना स्ट्रेस होता है या इतना तनाव फील होता है जिसकी वजह से लोगों को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग में दिक्कत होने लग जाती है। ये डायग्नोसिस तभी बनाया जा सकता है जब कोई भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर या भी कोई और मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं हो। अगर कोई और मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर या स्किन डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये बिहेवियर एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हम उसे ट्राइकोटिलोमेनिया नहीं कहलाते हैं। किसी इंसान को ट्राइकोटिलोमेनिया होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे मेजर जो कारण है, वो माना जाता है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। या तो ये तनाव की वजह से हो सकता है ये, या फिर ये ऐसा भी डिसऑर्डर है जो आपकी फैमिली में रन कर सकता है। इस डिसऑर्डर में बेसिकली जो हमारे कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं बॉडी के, ब्रेन के, उसमें ऊंच नीच या इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस के कारण इस तरह का बिहेवियर डेवलप होता है। इसमें एक साइकिल सी डेवलप हो जाती है जहाँ पे हमें तनाव होता है या घबराहट होती है। उसकी वजह से हम हेयर पुलिंग करते हैं। हेयर पुलिंग की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उस घबराहट में, बट थोड़ी देर बाद वो घबराहट वापस आ जाती है और ये बिहेवियर एक लूप में चलता रहता है। ये केमिकली इम्बैलेंस जो होता है वो बेसिकली देखा जाता है सेरोटोनिन नाम के केमिकल में, और काफ़ी सारे और भी केमिकल्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया के लक्षण काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं। इसमें तनाव काफ़ी होता है, वो एक लक्षण हो सकता है। इसमें हेयर पुलिंग, जो बाल बार बार खींच के निकालना, वो एक लक्षण हो सकता है। हेयर पुलिंग के कारण या बाल खींच के निकालने के कारण जो बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं वो दिख सकते हैं। काफ़ी लोग ये हेयर पुलिंग जब करते हैं या जो बाल खींच के निकालते हैं, उसके बाद उन बालों को इंस्पेक्ट करना, उन बालों को देखना, उन बालों को कभी कभी खा भी लेना, ये भी एक लक्षण देखा जा सकता है। अगर हम ट्राइकोटिलोमेनिया या फिर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक मेडिकेशन और दूसरा साइकोथेरेपी। मेडिकेशन में ऐसी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जिससे जो इम्बैलेंस देखा जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया या फिर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर में, वो वापस बैलेंस में आता है। ये मेडिकेशन जो हमारा सेरोटोनिन लेवल है ब्रेन में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं और वापस बैलेंस में लाने की कोशिश करती हैं। बट कभी भी अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है कि आप अपने साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने लक्षण बताएं, और फिर डिसाइड करें कि किस तरह की मेडिकेशन की और कितने टाइम तक के मेडिकेशन की ज़रूरत है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है साइकोथेरेपी या फिर थेरेपी। थेरेपी आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट
किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में मिल सकती है। यहाँ पे वो आपसे बात करके पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या तनाव हैं, क्या क्या स्ट्रेसर्स हैं जिनमें वो साइकोलॉजिकली हेल्प कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉम्बिनेशन दोनों मेडिकेशन और थेरेपी का। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया जाता है थोड़ी सी मेडिसिन्स और थेरेपी का, जिससे बेस्ट आउटकम या फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उम्मीद है जो जानकारी डॉक्टर शांभवी ने दी है उससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी। ट्रिकोटिलोमेनिया से जूझ रहे लोगों को सही इलाज मिल सकता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि उनके घर वाले, दोस्त उन्हें समझें और डांट डपट कर नहीं, प्रोफेशनल हेल्प दिलाकर उनकी मदद करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपको पता है जब सुबह आप सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट अपने आप बढ़ जाती है। कसम से ये जो अपना शरीर है ना, क्या कमाल की चीज़ है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है इसमें, मतलब कोई भी साइंस फिक्शन फिल्म फेल हो जाए। क्या आपको ये पता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप ज़्यादा लंबे होते हैं मुकाबले शाम के या फिर रात के, और वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर। मतलब आपकी हाइट सुबह ज़्यादा लंबी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गुरिंदर बेदी से। दरअसल आपके शरीर में कार्टिलेजेस होते हैं, ये एक तरह के टिश्यू होते हैं। नहीं, वो हाथ साफ करने वाले टिश्यू नहीं, इनको हिंदी में कहते हैं ऊतक। बड़े लचीले होते हैं। इनका मेन काम होता है 2 हड्डियों को आपस में जोड़ना, जैसे आपकी कोहनी में, घुटनों में वगैरह। अब शरीर में कई जगह पर होते हैं ये। अब इनमें होता है पानी, इसी वजह से ये लचीले रहते हैं। अब डॉक्टर साहब बताए कि दिन भर आप चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इन पर पड़ता है जोर, तो ये कार्टिलेज सिकुड़ जाते हैं। इनमें जो पानी होता है वो दिन भर में कम होता जाता है क्योंकि आपके शरीर का भार पड़ता है इन पर। नतीजा आपकी हाइट थोड़ी सिकुड़ जाती है। जब आप सोते हैं तो इन बेचारे कार्टिलेजेस को आराम मिलता है, ये फिर आराम से पसर जाते हैं और वापस तंदुरुस्त बन जाते हैं। नतीजा आपकी हाइट हो जाती है थोड़ी लंबी। अच्छा, ऐसा सिर्फ आपके कार्टिलेज के साथ नहीं होता है, आपके पीछे जो डिस्क है ना, उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। दिन भर में ये भी सिकुड़ जाती है और इन वजहों से आपका कद लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए क्या खाएं? ये कोविड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ महीनों में मुंह उठाकर वापस चला आता है, वो भी रूप बदल बदल के, मतलब नए नए वेरिएंट्स के रूप में। अब ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें। अब ऐसे में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट शिखा शर्मा ने। विटामिन सी से युक्त फलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, जैसे कीवी, तरबूज, पपीता, अनार और संतरा खा सकते हैं। अगर संतरा नहीं मिल रहा है तो मौसम्बी या फिर कीनू खा सकते हैं या फिर पाइनएप्पल खा सकते हैं। बाहर से कटा हुआ पाइनएप्पल लाने से आप बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को न्योता देते हैं। बेहतर है कि आप पाइनएप्पल को घर पर लाकर ही काटें। रोज एक कच्चा आंवला जरूर खाएं। कच्चे आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लें। प्रोटीन के लिए बाजरे की रोटी, पनीर, सोया या फिर अंडा खाएं। रेड मीट अवॉइड करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह आपको नींबू का पानी लेना चाहिए, पर यहाँ पर एक गलती हो जाती है। लोग आजकल गर्म पानी में नींबू डालकर ले रहे हैं और इससे एसिडिटी हो जाती है। इसलिए रूम के टेम्परेचर पर, रूम के तापमान पर आप पानी लीजिए और फिर उसमें नींबू डालिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।